हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम पटले सर। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 10वीं साइंस चैप्टर 1 की, जिसके दो वीडियो आपने पहले शायद देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। क्लास 1 क्लास 2 के नाम से ये क्लास 3 मतलब तीसरा वीडियो है। ये अंतिम है क्लास जो 10th विज्ञान के चैप्टर 1 का अध्याय 1 का अंतिम वीडियो है, जिसमें हम कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण, जिसमें संचारण, विकृतगंधिता, दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं और अभ्यास के सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके पहले अध्याय 1 जो है साइंस का, उसके सारे जो भी चीजें हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार, उससे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं, क्या चीजें होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, सारा कुछ वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 मतलब क्लास 1 और क्लास 2 में डला हुआ। ये क्लास 3 है। उसके देखने के बाद क्लास 1 और क्लास 2 जरूर देख लीजिएगा, तब आपको पूरा अध्याय समझ में आएगा। तो चलो आज का ये क्लास 3 जो है तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण यानी अपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ेंगे। बुक आप लोगों के पास है तो आप बुक में देख सकते हैं। इसके पहले की सारी चीजें जो है वीडियो नंबर 1 यानी क्लास 1 और क्लास 2 में डल चुकी है। ये तीसरी क्लास है। तो यहां पर हम बात करेंगे संचारण के बारे में। आज हम पढ़ने वाले समझने वाले हैं संचारण यानी जंग लगने की क्रिया क्या होती है। ठीक है, ये बुक में भी आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है संचारण क्या है, ये 2020 में 3 नंबर में और 2023 में, बिल्कुल लास्ट ईयर पिछले साल, अभी 2024 के लिए आप पढ़ रहे हैं। आप जो एग्जाम देंगे वो 2024 में देंगे, बोर्ड का एग्जाम 10वीं बोर्ड का। 2023 यानी लास्ट ईयर 20 में और 23 में संचारण के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आया था संचारण किसे कहते हैं, ऐसा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। तो संचारण जंग लगने की क्रिया क्या होती समझेंगे। जब लोहा या कोई अन्य धातु अम्ल, आर्द्रता यानी आर्द्रता का मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है, लोहा या कोई भी अन्य धातु अम्ल या आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीकृत होकर ये धीरे धीरे संचारित होकर खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, लोहा या किसी भी धातु, वैसे संचारण तो सभी पदार्थों पर, सभी जीवों पर लगता है, पर यहाँ पे स्पेशली हम धातुओं की बात करेंगे। तो स्पेशल लोहा और कोई भी अन्य जो 91 धातु है, उनमें से कोई भी यदि अम्ल और नमी के संपर्क में आता है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऑक्सीकृत होकर खराब होने लगता है। इसी क्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे संचारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए इसका, यहाँ पे 3 उदाहरण मैंने लिया हुआ है। लोहे पर जंग यानी लाल भूरी परत का लगना। जंग जो जंग होता है, जो जंग है लोहे का, वो लाल भूरी रंग की परत होती है। आप ये जानते हैं लोहे पर जंग लगना क्या होता है ना, लोहे पर जंग क्या होता है। दूसरा, चांदी के ऊपर काली परत का जमना और तांबे के ऊपर, चांदी के ऊपर काली परत का जमना और तांबे के ऊपर हरी परत का जमना जो है जंग कहलाता है। लोहे पर लाल भूरी परत, लोहे का जंग कैसा होता है, लाल भूरी परत होती है, लाल भूरा होता है। चांदी पे जो रंग होता है, जंग होता है, वो काली रंग की परत होती है और तांबे का जो जंग होता है वो हरी रंग की परत होती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से। लोहे पर जंग लगना, इसका एक रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, जो कि आपने इसके पहले भी वीडियो 1 और वीडियो 2 क्लास 1 क्लास 2 में देखा है और पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो Fe मतलब लोहा है, जो कि ठोस अवस्था में, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 3 लिया गया है। 3Fe ठोस है। और यहाँ पे जल दिख रहे हो आप, जल कैसा रहेगा, जल वाष्प रूप में यानी गैस रूप में, मतलब जल वाष्प रूप में रहेगा। 4 अणु इसके रहेंगे। तो Fe और जल यानी लोहा और जल आपस में क्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। संचारण प्रक्रिया इसको बोलते हैं। संचारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो संचारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या बनता है, Fe3O4 ठोस अवस्था में बनता है, इसको जंग बोलते हैं। यही जंग का सूत्र है, Fe3O4 ठोस अवस्था में, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा, जब भी संचारण होता है, संचारण क्रिया होती है किसी भी धातु पर, जब संचारण हो रहा है, मुख्यतः हम लोहे की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लोहे के लिए हमने लिया हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब कोई गैस निकलती है तो उसको तीर के चिन्ह से ऊपर की ओर दर्शाते हैं और ये जंग बनता है। तो इस तरह से जो है ये संचारण की, लोहे पर संचारण, लोहे पे जंग की अभिक्रिया है। और यहाँ पे उदाहरण देखा तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का उपयोग में हम संचारण को देखते हैं। दूसरा अपन यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का दूसरा उदाहरण जो है वो है विकृत गंधिता, जो कि हमारे सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के, पर यहाँ पे हमको पुस्तक में, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में जो 2024 के लिए 23-24 के लिए नया सिलेबस आया है, उसमें हमको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, संचारण और विकृत गंधिता। तो दूसरी अपन बात करते हैं विकृत गंधिता। क्या नाम से आपको समझ में आ रहा है, विकृत गंधिता। गंध मतलब होता है, गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। पर यहाँ पे गंध का मतलब है विकृत गंध, मतलब दुर्गंध से है। तो कोई दुर्गंध, विकृत गंधिता का मतलब दुर्गंध है ना, तो स्मेल। ठीक है, तो स्मेल की हम बात करने वाले, विकृत गंधिता की हम बात करने वाले हैं। ये विकृत गंधिता है वो भी 19 में और 23 में, 19 में 2 नंबर में और 23 में यानी लास्ट ईयर, यानी संचारण
और विकृत गणित दोनों ही 23 में लास्ट ईयर आया हुआ था। ठीक है, तो क्या होता है विकृत गणित समझेंगे। तेल या वसायुक्त, वसा का मतलब भी तेल ही है, तो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ यानी भोजन वाले पदार्थ जिसको अपन खाते हैं, खाद्य पदार्थ। ठीक है, खाद अलग होता है, खाद्य अलग होता है, पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद एवं गंध जो है एनएसएन जो है बदल कर खराब हो जाते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। एक बार फिर समझेंगे, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन से, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद एवं गंध, स्वाद भी बदल देते हैं और गंध यानी जो उसका जो स्मेल है वो भी बदल जाता है, बदल कर खराब हो जाते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। नाम समझ में आता है, विकृत गंधिता मतलब गंध का विकृत हो जाना और विकृत गंधिता का मतलब दुर्गंध यानी स्मेल। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण देखेंगे तो पहला, नमकीन, चिप्स आदि तेल या वसा में तले हुए, ये नमकीन और चिप्स के पैकेट आते हैं, आप ये खाते हैं, तो आदि तेल या वसा में तले हुए भोजन लंबे समय तक खुले रहने पर उनका स्वाद एवं गंध खराब यानी विकृत हो जाती है। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल देखा है दैनिक जीवन में, इसका अपन एग्जाम्पल समझते हैं, जानते हैं। इसका उपाय क्या है, मतलब इसको इससे हम कैसे बचेंगे। यदि कोई भी जो भोजन पदार्थ है, तेल या वसा से तला हुआ भोजन पदार्थ है, वो लंबे समय तक हम रख सके, खराब ना हो, इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे। तो उपाय भी यहाँ पे समझ लेते हैं। उपाय क्या है, विकृत गंधिता से बचने के लिए तेल या वसायुक्त भोजन की थैली या डिब्बा, देखो जनरली जो पैकेट्स आते हैं, थैली का मतलब पैकेट, जो चिप्स वगैरह होते हैं या जो कुरकुरे वगैरह आते हैं मार्केट में आजकल बहुत बिकते हैं, तो जो थैली यानी छोटे छोटे पैकेट में 5 रुपए 10 रुपए के पैकेट में आते हैं, और या तो डिब्बे में आते हैं, कोई जो चीजें कुछ डिब्बे में आती है, कुछ पैकेट में आती है, तो थैली या डिब्बा में ऑक्सीकरण रोकने वाले प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, जो प्रत्यक्षकारक पदार्थ है वो ध्यान रखिएगा, एक नंबर में पूछ भी सकता है आपको कि प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, प्रति ऑक्सीकारक का मतलब जो ऑक्सीकरण नहीं होने देगा। ऑक्सीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्सीकरण कब होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, मतलब किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करता है, उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण क्रिया ना करे उसको बोलेंगे प्रति ऑक्सीकारक। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी शब्द में प्रति लग जाता है तो उसका मतलब उल्टा होता है। ऑक्सीकारक यानी जो ऑक्सीकरण करता है, प्रति ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीकरण नहीं करने देगा, नहीं होगा, नहीं करने देगा, उसको बोलेंगे प्रति ऑक्सीकारक। तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, और प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है, नाइट्रोजन गैस जो है ना, वो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ होती है। तो नाइट्रोजन गैस जो कि कम क्रियाशील गैस होती है उसको भर देते हैं। मतलब चिप्स या जो भी डिब्बा है जो जिसमें भी तेल या वसा का तला हुआ भोजन होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। मतलब आप जो चिप्स खाते हैं या कुरकुरे वगैरह जो भी खाते हैं, वो जो बहुत ऐसा फुला सा रहता है, पैकेट जो है बहुत फुला सा रहता है, उसके अंदर चिप्स से कुरकुरे बहुत कम मात्रा में होते हैं, पर पैकेट बहुत खुला, उसमें हवा भरी रहती है। तो एक्चुअली हवा नहीं है, उसके अंदर हवा होगी तो फिर तो हवा मतलब ऑक्सीजन, वो तो ऑक्सीकृत हो जाएगा और खराब हो जाएगा, परंतु वो खराब नहीं होता, कई महीनों तक वो रहता है, क्योंकि अपने यहाँ लोकल में बनता नहीं है, वो बाहर से बन के आता है, कई महीनों बाद हमारे पास पहुंचता है। उसके बाद भी वो चिप्स का जो टेस्ट है, कुरकुरे का जो टेस्ट है, जो भी पैकेट बंद भोजन उसका टेस्ट खराब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे हवा नहीं, हम बोलते हैं हवा नहीं है, क्योंकि हवा होती तो हवा का मतलब ऑक्सीजन हो तो क्या खराब कर देता, उसमें हवा नहीं रहती, उसमें नाइट्रोजन गैस रहती है। क्या रहती है, जैसे ही हम पैकेट को खोलते हैं नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और वो हमको भोजन जो है, जो भी चिप्स वगैरह है, वो हमको साफ सुथरा अच्छा स्वादिष्ट मिलता है। तो मेन बात है कि विकृत गंधिता से बचने के लिए हम क्या करें, तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ जो कि नाइट्रोजन और ऐसे और भी होते हैं, पर नाइट्रोजन उसमें मुख्यतः आता है, तो नाइट्रोजन भर देते हैं। एक नंबर में पूछ भी सकता है कि प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होती है, ऑक्सीजन से बहुत कम क्रियाशील होती है नाइट्रोजन गैस। वो तेल या जो तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थ है उससे क्रिया नहीं करती है, इसलिए ये भोजन खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, विकृत गंधिता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक गैस जो कि नाइट्रोजन है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन अभ्यास के क्वेश्चन पर। तो उसी के बाद आप देखिएगा पुस्तक में विकृत गंधिता के नीचे प्रश्न है, 3 प्रश्न है, पर हम यहाँ 1 प्रश्न करेंगे, बाकी 2 प्रश्न विशेष मतलब के नहीं है। तो जो प्रश्न है वो क्या है, पहला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्या है। पहला, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आ भी सकता है, आईएमपी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये प्रश्न आपको आ सकता है 2024 में, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। उत्तर क्या है, जब लोहे की कील मतलब लोहे का खिला, जो अपन दीवार में ठोकते हैं, किसी चीज को हैंग करना है, टांगना है, उसके लोहे की कील लगाते हैं, तो लोहे का खिला, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट, लोहा का कॉमा लगाए, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर आयरन सल्फेट का
हरा मलिन, हरे रंग का मलिन हरा विलयन बनाता है, इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। देखो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा था, नीला था। कॉपर सल्फेट के विलयन में किसको डाल देंगे अपन, आयरन यानी कील को डाल देंगे, यानी लोहे को डाल देते हैं। तो लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है और कॉपर को हटा देगा और आयरन सल्फेट वहां पे बन जाता है। इसका हम रिएक्शन भी अब नीचे देखेंगे। और जो जब बन जाता है तो इसमें जो पहले नीला रंग का विलयन था वो नीले रंग का विलयन कैसा हो जाता है, हरे रंग का विलयन हो जाता है। इस प्रकार से विलयन का रंग बदलता है। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा था, नीले रंग का, उसमें डाल देंगे आप आयरन, तो आयरन जो है कॉपर को हटाएगा और आयरन वहां पे खुद जुड़ जाता है और नीले हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। इस तरह से विलयन बदलता है। यहाँ पे रिएक्शन के माध्यम से समझते देखिए, यहाँ पे Fe है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन है, Fe ठोस अवस्था में यानी कील है। ये जो खीला होता है ना, ऐसा जो खीला होता है जिसको हम दीवार पे लगाते हैं वो खीला है ये। और ये कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में किसको डुबा देना है, कील को डुबा देना है, खीले को डुबा देंगे। तो ये जो Fe है वो क्या करेगा, ये Cu को यहां से हटा देगा और खुद उसके स्थान पर जुड़ जाएगा और बनेगा FeSO4। पहले यहां क्या था, CuSO4, ये Fe यहां पे आ गया क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होती है। तो अधिक क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है और यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, जो हमने सेकंड वाली क्लास में पढ़ा है, सेकंड वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और ये इसको क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील धातु है, तो जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो कम पावरफुल व्यक्ति को हटा देता है उसके स्थान से, खुद वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये Fe जो है वो Cu को हटा करके उसके स्थान पर जुड़ जाता है और यहाँ पे जुड़ गया FeSO4 और ये बन गया जलीय विलयन। और कैसा विलयन हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा था, नीला विलयन था। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट यानी आयरन, सॉरी हाँ फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट का जो हरा विलयन प्राप्त हो जाएगा और Cu अकेला बेचारा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है नीला विलयन बदल जाता है हरा विलयन में। तो वही हमारा क्वेश्चन था कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में कील को डालते हैं, खीले को डालते हैं, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कारण है कि वहां पे विस्थापन अभिक्रिया होती है और जो पहले कॉपर सल्फेट का विलयन था अब वो आयरन सल्फेट का विलयन बन गया है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, आयरन सल्फेट का विलयन हरे रंग का होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, अब आते हैं अभ्यास पर। तो जो लास्ट अंतिम जो अभ्यास होता है, ठीक है, अभ्यास में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आप देख रहे हैं अभ्यास, और अभ्यास का ये पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला प्रश्न ये चौथा प्रश्न है, अभ्यास का चौथा प्रश्न यहाँ पे देख रहे हो। तो इसके पहले के 3 प्रश्न क्या हुआ, तो इसके पहले के जो 3 प्रश्न है वो जो है MCQ यानी सही विकल्प वाले प्रश्न है, तो उसको यहाँ पे हमने नहीं दिखा है, वो आप पुस्तक से देख लीजिएगा। तो सीधे चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है पहले ये समझते हैं, जिसको हमने इसी अध्याय के वीडियो 1 में, क्लास 1 में हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया हुआ है। यहाँ पे फिर एक बार समझ लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अभिकारक और उत्पाद का कुल जो द्रव्यमान है कैसा हो, समान हो, बराबर हो, एक जैसा हो, अर्थात अभिकारकों एवं उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो यानी बराबर हो, तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब तीर के चिन्ह के पहले, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के चिन्ह के पहले वाले कौन होते हैं, अभिकारक, और तीर के चिन्ह के बाद जो लिखे जाते हैं वो होते हैं उत्पाद। तो अभिकारकों और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है, समान है, तो वो समीकरण रासायनिक संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यदि बराबर नहीं है तो वो असंतुलित समीकरण कहलाते हैं, ढांचा या कंकाल समीकरण कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आगे बोला हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो हमेशा द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण ऐसा नहीं होता है ना जो सही है, जो संतुलित है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन ना करे। क्योंकि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, सही रासायनिक समीकरण है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता ही है। इसलिए हमको द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके, इसलिए हमको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हो गया, ये पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण, देखो यहाँ पे कुछ शब्द समीकरण हमको नीचे दिए हैं, आपके पास प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो कुछ शब्द समीकरण हमको यहाँ पे दिए हैं, उनको हमको क्या करना है, रासायनिक समीकरण में बदलना है और संतुलित भी करना है। तो सबसे पहला समीकरण देखते हैं, ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का ए नंबर जो है उसको देखते हैं क्या है। ये नाइट्रोजन कॉमा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
कॉमा हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन का मतलब एन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की बात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की बात है, तो यहाँ पे N2 ले लेंगे। नाइट्रोजन बोले तो N2 गैस की बात है, हाइड्रोजन गैस बोल रहा है मतलब H2। ये बैलेंस करने के लिए 3 जो है बाद में लगाया गया, ये रेड में आप देख रहे हो, अलग कलर में देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक अलग, हाँ अलग कलर में यहाँ पे देख रहे हो, रेड में देख रहे हो। तो ये बच्चे, हमने बोला है बच्चों को, ये बच्चों की, हमारे जो ऑफलाइन क्लास है उनके बच्चों की बनाई हुई नोट्स है, हमारे द्वारा ही पढ़ाई गई नोट्स है, और मैं इसलिए आपको ये नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे लिखने में समय कम समय में अपन ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और आप लोगों को लिखने के हिसाब से भी परिभाषा वगैरह लिखना है तो इसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर के या रोक करके लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसे समझाऊंगा तो फिर टाइम लगता है चीज़ों को लिखने के लिए, और छोटी छोटी मतलब अपन चैप्टर को जो है छोटे इसमें कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी सुविधा हो जाती है कि लिखने समझने में ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं इस नोट्स का ही PDF बना रहा हूँ, ये मेरे द्वारा ही ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई गई बच्चों की नोट्स है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ले लिया, जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब हमने यहाँ पे N2 प्लस H2 इक्वल NH3 नाइट्रोजन गैस तो बना लिया, पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बार है, 1 बार, पर यहाँ पे 2 बार, ठीक है, तो इसको 2 करना पड़ेगा। तो इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 2 लगा देंगे सामने। अब जब नाइट्रोजन को हमने बैलेंस किया 2 लगा करके, तो हाइड्रोजन कितने बार था, यहाँ पे 2 बार था, और यहाँ पे NH3 में 3 बार आ रहा है। तो जब 2 लगाने से 3 दूनी 6 हो जाता है, तो इसको भी अपने को 6 करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सामने क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो N2 प्लस H2 इक्वल NH3, यहाँ पे 2 लगा लो बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे 3 लगा लो, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो आपका जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाता है, उसका रासायनिक समीकरण बन गया, और उसको हमने संतुलित भी इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, ये हो गया आपका A नंबर प्रश्न। अब आते हैं B नंबर प्रश्न पे। तो ये देखिए आपका B नंबर प्रश्न आ गया। तो B नंबर क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड सूत्र होगा इसका। वायु में दहन करेंगे इसका, तो वायु मतलब ऑक्सीजन यानी O2, और दहन कर रहे हैं तो फिर दहन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या बन रहा है, जल बन रहा है, जल मतलब H2O बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कैसे करते हैं ये हमने अपने क्लास 1 में वीडियो 1 में देखा है, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लग जाएगा, इसमें बैलेंस करने के लिए 3 लग जाएगा, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लग जाएगा, और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। तो इस तरह से जो है ये बैलेंस हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर C वाले सवाल पर। ये C नंबर सवाल है, क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड किसी का क्रिया करेगा, एल्युमिनियम सल्फेट से कौन क्रिया करेगा, बेरियम क्लोराइड क्रिया करेगा। क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस ये सूत्र होता है एल्युमिनियम सल्फेट का। किससे क्या करेगा, बेरियम क्लोराइड से करेगा। तो BaCl किसका सूत्र है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र है। क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब AlCl3 बनेगा, AlCl3 ये बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। और क्या बन रहा है, सॉरी एल्युमिनियम क्लोराइड, और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 का ठोस अवक्षेप बनेगा। ठोस अवक्षेप जब भी बनता है तो तीर का चिन्ह लगाएंगे नीचे की ओर। यदि कोई गैस निकलती है तो तीर का चिन्ह ऊपर की ओर, ठोस अवक्षेप बनता है तो तीर का चिन्ह नीचे की ओर लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सामने 3 लगा देंगे, और इसके सामने 2 लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस कैसे हुआ, तो इसको हमने क्लास 1 में समझा है, ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा, सामने भी हमने अभी ऊपर में भी समझा। तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा आपका, और ये संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं आगे D नंबर पर। इसका चौथा क्वेश्चन है D नंबर, ठीक है। तो देखो D नंबर अब क्या है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो क्या बोल रहा है, पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम मतलब K ले लिया, धातु है, ठीक है, जल से क्रिया करेगी मतलब H2 ले लीजिए। और क्या बन रहा है, तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो KOH, पोटेशियम K होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, और यहाँ पर भी 2 ले लेंगे। तो इस तरह से तीनों में 2 यहाँ पर, यहाँ पे 2 लेकर के इसको बैलेंस कर लेंगे, और इस तरह से आपका ये प्रश्न जो है बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है, देखिए ये प्रश्न नंबर 5 है।
प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 6 यहां पर नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 यहां पे क्यों नहीं है कॉपी में? क्योंकि प्रश्न नंबर 6 को हमने पुस्तक में बच्चों को सॉल्व करा दिया था। प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें दिया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो आपको रासायनिक समीकरण दिए बस संतुलित करना था। तो संतुलित बच्चों को हमने कॉपी में लिखने बोला है, पर इन्होंने नहीं लिखा यहाँ पे। 5 के बाद में प्रश्न नंबर 7 सीधे कर दिया, क्योंकि उसने पुस्तक में ही इसको बैलेंस कर लिया है। पुस्तक में ही सामने में जो है 2, 3 जो भी लिखते हैं बैलेंस करने के लिए, वो लिख करके इसको कॉपी में नहीं किया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं आगे अपन सीधे। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है? निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पे शब्द समीकरण दिए हैं, इनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, जैसा अपने प्रश्न नंबर 5 में अभी ऊपर किया था वैसे प्रश्न नंबर 7 में भी है। तो पहला है ए नंबर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अच्छा यहाँ पे सब समीकरण दिए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, तो इसको बताना है अपने को। तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है उसका? CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अपन जिसको चूने का पानी बोलते हैं। ठीक है, चूने का पानी बोल दीजिए, या इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 आ गया। तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और प्लस बनेगा जल बनेगा। और यहाँ पे ये बताना है कि रासायनिक समीकरण, अच्छा रासायनिक समीकरण बनाना है, कौन सी अभिक्रिया नहीं बताना है, पर हमने बच्चों को बता दिया था कि ये विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे विस्थापन लिखा हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया है ये। अच्छा कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ पर रिएक्शन अपन ने कर लिया और इसको संतुलित भी करना है। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण स्वतः संतुलित है, अपने आप संतुलित है। संतुलित इसको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल CaCO3 प्लस H2O जो बना है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक संतुलित है। ये देखो यहाँ पे Ca एक बार है, Ca यहाँ पर एक बार है। ठीक है, O यहाँ पे देखो, यहाँ पे O कितने बार है? 2 बार है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार है, मतलब 4 बार ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी देखो ये O3 और यहाँ पे 1 बार है, 4 बार ऑक्सीजन यहाँ पे हो चुका है। कार्बन यहाँ पे 1 बार है, कार्बन यहाँ पे 1 बार है, देख लीजिए। तो इस तरह, और हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 बार है। मतलब ये ऑटोमेटिक जो है स्वतः संतुलित समीकरण है, ऑटोमेटिक संतुलित इसको करने की जरूरत नहीं है। और ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। बी नंबर पे चलते हैं। बी नंबर क्या है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनेगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अपने को करना है। तो जिंक मतलब हो गया Zn जस्ता, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। तो क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट बनेगा, मतलब ZnNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस बनेगा। और सिल्वर मतलब सिल्वर बनेगा Ag मतलब चांदी सिल्वर। ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, बैलेंस तो करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेंगे, और इधर पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बैलेंस। बैलेंस कैसे करते हैं ये आपने वीडियो फर्स्ट में देखा है, वहां से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे सी पर। सी वाली जो रिएक्शन है, जो सब समीकरण है, वो प्रश्न आपने क्या दिया है? एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इक्वल एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनेगा। तो एल्युमिनियम मतलब Al, और कॉपर क्लोराइड का मतलब CuCl2 क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब AlCl3 बनेगा, और कॉपर यानी Cu बनेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो इस तरह से जो आपका रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा। और ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया, मतलब तीनों की तीनों ही एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी नंबर पर। ठीक है, डी नंबर पर आगे बढ़ते हैं। तो बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम सल्फेट से करेंगे, तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, उसकी रिएक्शन यहाँ पे आप नीचे देखेंगे। हाँ, ये नीचे यहाँ पे रिएक्शन है इसका, देखिए क्या बोला गया है? बेरियम क्लोराइड बोला गया है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, तो यह है बेरियम क्लोराइड। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा KCl। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए बस यहाँ पे 2 लगाना होगा, ये जो कि अलग ही साइज से आपको दिख रहा है, अलग ही लाल पेन से आपको दिख रहा है। तो ये यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए बस 2 लगाना, तो ये इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊपर की जो 3 की वो विस्थापन अभिक्रिया थी, और चौथी वाली जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे एक नोट आप देख रहे हैं, ये नोट। ठीक है, शोषण, उष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण व दहन अभिक्रिया है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें होती है जिसको मैं लाल लाइन के ऊपर, जो आपका ये जो पेज होता है, पेज के ऊपर लाल लाइन की जगह ऊपर जगह खाली होती है ये वाली, इसमें मैं कुछ नोट बच्चों को लिखा देता हूँ। ये आपके बहुत मतलब का होता है, जो 1 नंबर में आपको पूछता है, और आगे कॉम्पिटिशन में आपको ये सब चीजें आती है। तो शोषण क्या होता है? उष्माक्षेपी
श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, और श्वसन एक दहन अभिक्रिया भी है। जबकि प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। श्वसन जो है पेड़ पौधे और जंतुओं में होता है, 24 घंटे होता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण और दहन अभिक्रिया है, मतलब श्वसन ऊष्माक्षेपी भी है, ऑक्सीकरण भी है और दहन भी है। जबकि प्रकाश संश्लेषण जो है केवल पेड़ पौधों में होता है, केवल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कुछ कुछ पौधों में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भी होता है, पर सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण नहीं होता, दहन नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये नोट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार ये बताना है। कौन सी अभिक्रिया, जैसे इसके पहले हम देखे 3 अभिक्रिया जो है विस्थापन थी और एक अभिक्रिया द्विविस्थापन थी, उसी प्रकार से यहाँ पे इसके अभिक्रिया के नाम भी पूछा है, कौन सा प्रकार है अभिक्रिया का ये बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए नंबर वाला, प्रश्न नंबर 8 का ए। प्रश्न नंबर 8 का ए, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें यहाँ पे इसकी भौतिक अवस्था भी दिया हुआ है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो कि जलीय विलयन रहेगा, एक्यू यानी एक्वस रहेगा, बेरियम आयोडाइड एक्वस रहेगा, तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड ठोस बनेगा। यानी यहाँ ठोस बनेगा मतलब अवक्षेप निकल रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr जो कि जलीय विलयन रूप में रहेगा, बेरियम आयोडाइड मतलब BaI2 जो कि जलीय विलयन अवस्था में रहेगा, और पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki जलीय विलयन में रहेगा, और बेरियम ब्रोमाइड मतलब BaBr2 एस मतलब ठोस अवस्था में रहेगा। ये अवक्षेप है, इस तरह से है। इसको बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे अच्छा बैलेंस करने बोला है क्या, संतुलित, हाँ बैलेंस करने बोला है। और ये जो समीकरण है ऑटोमेटिक बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे K एक बार है, तो यहाँ पर भी K एक बार है, यहाँ पे Br देखिए एक बार है, यहाँ पे अच्छा Br 2 बार हो गया, बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब इसको बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए बोला है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे Br कितने बार है, एक बार है, वहां पे Br 2 बार आया है, इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आगे और देखते हैं, यहाँ पे I Ba जो है वो एक बार है, ठीक है, और यहाँ पे I2 है, वहां पे यहाँ, तो इसको यहाँ पे देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। देखो यहाँ सामने भी 2 लगेगा और यहाँ सामने भी 2 लग जाएगा। देखो क्या हो जाएगा इससे, 2 यहाँ पे K जो है 2 बार है, अब देखो K 2 बार हो गया, Br कितने बार है, 2 बार है, देखो ये नीचे में Br 2 बार हो गया, यहाँ पे जो है Ba एक बार है, तो ये देखो Ba एक ही बार रहेगा, और I कितने बार है, 2, मतलब आयोडीन 2 बार है, तो यहाँ पे अपन 2 लगा दिया है, तो ये आयोडीन भी 2 बार हो गया, तो यहाँ सामने 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा, ये है ना, ध्यान रखिएगा। और ये तो हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस समीकरण आ गया। अब ये कौन सा अभिक्रिया का प्रकार है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये Br अभी किसके साथ था, K के साथ था, और I जो है B के साथ है। अब उधर देखिए जो Br है वो Ba के साथ में हो गया, और जो K है I है वो K के साथ में हो गया, मतलब ये K यहाँ पे आ गया और ये Ba जो है यहाँ पर आ गया इसके स्थान पे, मतलब 2 यौगिकों का यानी 2 तत्वों का विस्थापन हो रहा है। तो जब 2 तत्वों का K उठ करके यहाँ चला गया, B उठ करके उसके स्थान पे आ गया, 2 तत्वों का विस्थापन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं B नंबर पे। आगे बी नंबर पे चलते हैं, तो जिंक कार्बोनेट ठोस रहेगा, जिंक कार्बोनेट है, इसको तोड़ना है, इसको ये टूटेगा, वियोजन अभिक्रिया होगी, समझ में आता है नाम से। तो ये क्योंकि वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये जिंक कार्बोनेट है, और इकाई में टूट रहा है, जिंक ऑक्साइड में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, गैस रूप में। इसकी ये ठोस अवस्था में रहेगा, ये भी ठोस अवस्था में रहेगा, और वो गैस अवस्था में रहेगा। तो जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हो गया, ठोस अवस्था में रहेगा, और क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो देखो बैलेंस कर लेते हैं इसको, Zn यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ भी 1 बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बार आया है, यहाँ पे कार्बन 1 बार है, यहाँ कार्बन 1 बार है, जो यहाँ का 3 बार में से 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया था, 2 ऑक्सीजन बचा था, यहाँ पे आ गया, मतलब ये ऑटोमेटिक जो है संतुलित है, स्वतः संतुलित है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये जो है वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि देखो एक यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है, और जब ऐसा होता है एक यौगिक या एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में उत्पादों में टूटता है, छोटे उत्पादन टूटता है, तो उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तीसरे में चलते हैं सी नंबर पे, हाइड्रोजन गैस रूप क्लोरीन गैस रूप। हाइड्रोजन गैस की क्लोरीन गैस से क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रूप प्राप्त होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस रूप प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे H2 गैस रूप, Cl2 गैस रूप, ये H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, दोनों की क्रिया करा दोगे तो क्या बनेगा, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा,
गैस रूप में। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ सामने क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे H2 अंदर हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ क्लोरीन भी 2 बार है, यहाँ पे 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। और ये कौन सी अभिक्रिया है, तो देखो ये संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्यों है, तो संयोजन वियोजन का बिल्कुल उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन की उल्टी होती है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन की उल्टी होती है, ऐसा याद रखिएगा। तो वियोजन में हमने अभी देखा था कि एक पदार्थ जो है, यानी एक यौगिक या एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पादों में टूटा था, तो ये हुआ था वियोजन। संयोजन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ मिलकर के एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं, तो यहाँ पे संयोजन कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली है वीडियो सेकंड में, शुरुआत में आप देखिएगा, वहां पे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया हमने सेकंड वाले वीडियो में पूरे 5 अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में फुल डिटेल जानकारी जो आपको है जो है दिया हुआ है परिभाषा और उदाहरण के साथ में, ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल मतलब डी नंबर पर। तो ये डी नंबर का सवाल देखते हैं इसका, ठीक है। डी नंबर, तो डी नंबर क्या है, मैग्नीशियम ठोस अवस्था में रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलीन अवस्था में रहेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ये मैग्नीशियम यहाँ पर है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, जलीय विलीन रूप रहेगा और हाइड्रोजन गैस रूप में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए MgS मतलब Mg ठोस अवस्था में रहेगा मैग्नीशियम, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा एक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है वो यहाँ पे रहेगा जलीय विलीन अवस्था में। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो क्लोराइड है। MgCl2 बनेगा जलीय विलयन, और यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब H2 गैस निकली, तीर का चिन्ह ऊपर की ओर रहेगा। अब देखो बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करने के लिए इसके सामने 2 लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो बैलेंस हो जाएगा ये समीकरण। और ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि विस्थापन क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे पहले ये HCl था, ये Mg जो है वो H को हटा देगा, क्योंकि Mg अधिक क्रियाशील है, जिससे हाइड्रोजन से जो है मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होता है, तो यह हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद उसके स्थान पर जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, MgCl2 बना लेगा, MgCl2, ठीक है, MgCl2 बना लेगा। और जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे सामने बैलेंस करने के लिए 2 लगाए अपन, 2 हाइड्रोजन क्या है, H2 रूप में गैस के रूप में निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बीच के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो क्वेश्चन या तो हमने पहले पढ़ लिए, देखिए जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने बनाया, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर सीधे 10 आ गया, मतलब 9 हटा दिया। तो जो 9वां क्वेश्चन है वो क्या है, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ये उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया हमने क्लास 2 में सामने में मतलब वीडियो 2 में अपने सामने पढ़ लिया, इसलिए हमने यहाँ पे उसको नहीं कराया, क्योंकि ये पहले हमने लिख लिया है, पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं किए हैं उसको। तो अब आते हैं सीधे प्रश्न नंबर 10 पे। जो प्रश्न नंबर 10 है, ठीक है, ये आपको जो है 22 में 2 नंबर में, 2022 में 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न। देखो यहाँ पे मैंने कौन सा प्रश्न किस सन में आया है और इस सन में कौन सा आएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ में, घंटी के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आपको अधिकतम जानकारी और ज्ञान अच्छे से उपलब्ध हो। तो प्रश्न नंबर 10 22 नंबर में पूछा गया, क्या प्रश्न है, शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, उदाहरण दीजिए। शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, शोषण क्या होता है, ये हमने वीडियो सेकंड में पढ़ लिया है, सेकंड वाले वीडियो में देख लीजिएगा, ये 3rd वीडियो है। इसके पहले सेकंड वीडियो 1st और 2nd डल चुका है, चैप्टर 1 का, ये 3rd और लास्ट वीडियो है। उसके बाद अध्याय 2, 3, 4, 5 इस तरह से सभी वीडियो, सभी जो है मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर का सब कुछ मटेरियल डलता रहेगा, ठीक है, आपको इस वीडियो, इस चैनल पर। तो उत्तर क्या है, देखिए शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, उत्तर क्या है, शोषण एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जैसे अभी नोट में मैंने बताया था आप लोगों को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा या उष्मा निकलती है उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, तो देखो शोषण जो है, शोषण जो अभिक्रिया होती है हमारे अंदर भी होती है, पेड़ पौधों सभी प्रकार की जीवों में शोषण अभिक्रिया होती है, 24 घंटे होती है। तो ये शोषण अभिक्रिया जो है, शोषण हम जो भोजन करते हैं और जो ऑक्सीजन लेते हैं वो आपस में कोशिकाओं में जाती है, वहां पे क्रिया करती है, और उससे हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब ऊर्जा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा या उष्मा निकलती है, यानी उष्मा का छेप होता है ना, उष्मा का छेप मतलब निकलना, तो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे उदाहरण इसका जो है अपन ने रिएक्शन भी किया हुआ है। देखो यहाँ पे इसके पहले भी शोषण अभिक्रिया का रिएक्शन आपने देखा है दूसरे वाले वीडियो में। तो यहाँ पर भी आप समीकरण देख लीजिए, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज
ठीक है। सूत्र होता है C6H12O6, जलीय विलयन अवस्था में रहता है। पेड़ पौधे के अंदर जो ग्लूकोज बनता है या हमारे शरीर के अंदर जो जीवों के अंदर, पेड़ पौधे और हमारे मानव शरीर या अन्य जीवों के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो जलीय अवस्था में रहता है हमारे शरीर के अंदर, पेट में, मतलब जो भी है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी जलीय अवस्था में रहेगी। और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया अंग होता है जिसको अपन कोशिका का ऊर्जा हाउस बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, है ना। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, विद्युत ग्रह, पावर हाउस, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो कोशिका के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया अंग होता है उसके अंदर एक क्रिया होती है। और जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज भोजन से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन श्वसन से प्राप्त होता है, श्वास लेने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये दोनों आपस में कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। कोशिका के अंदर एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें मिलते हैं और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा, मतलब ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा बनेगी तो बाहर निकलेगी, ऊर्जा निकलती है। तो श्वसन में ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्षेपी का मतलब होता है निकलना, उत्सर्जन होना। ऊष्माक्षेपीय ने ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का क्षेप होना, उत्सर्जन होना, ऐसी अभिक्रिया इसमें ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। तो ऐसी अभिक्रिया इसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा या ऊर्जा जो है वो निकलती है, ठीक है। ऐसे प्रश्न नंबर 17। अब 10 के पास 17 में आ गए तो इसके बीच के प्रश्न सब, तो इसके बीच के प्रश्न जो है पहले के वीडियोस में हमने कर लिया है सारे, तो बार बार वही क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 17 में जो क्वेश्चन उधर सामने नहीं किए वो क्वेश्चन यहाँ पर है अभ्यास के। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एक सामने भी आपको मिला था, वो क्वेश्चन पूछा गया है पहले सालों में, तो इसलिए ये जो 17वां क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है 2024 के लिए। क्या प्रश्न है? एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स मान लिया है, एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। एक्स का नाम बताना है और जो यौगिक बनेगा उसका नाम बताना है। तो भूरे रंग का, जब यहां बोला है भूरे रंग का, तो भूरे रंग का चमकदार, कैसे रंग का? भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स का जो नाम है वो है कॉपर। कॉपर यानी तांबा यानी Cu, ठीक है। कॉपर इंग्लिश नाम है, तांबा हिंदी में बोलते हैं। संकेत जो होता है, प्रतीक जो होता है वो क्या होता है? Cu होता है। तो ये जो तत्व का नाम है जो कि एक्स है उसका नाम है तांबा कॉपर Cu। और काले रंग का जो यौगिक बनेगा, देखो ये क्या बोला है कि जो चमकदार तत्व एक्स को वायु से क्रिया कराते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर एक यौगिक बनता है। तो वायु की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। तो जो कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे यानी ऑक्सीकरण होगा यहाँ पर, यानी दहन होगा। दहन, ऑक्सीकरण जब होता है मतलब दहन लगभग होता है, दहन ही ऑक्सीकरण है समझ लीजिए। तो जब ये ऑक्सीकरण से क्रिया कराओगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो काले रंग का जो पदार्थ है, काले रंग का जो यौगिक बनेगा, मतलब कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर काले रंग का जो यौगिक बनता है वो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड, CuO होता है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपको पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन हो गया ये। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 18वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 19 में 2 नंबर में, 2019 में 2 नंबर में, 2022 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? यदि आपके पास पुराने प्रीवियस पेपर है या सॉल्यूशन वगैरह है तो उसमें देखिएगा ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस साल में आए हुए हैं। क्या उत्तर है? तो लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो जंग यानी संचारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं, आप लोगों को मालूम है। देखिए तो क्या उत्तर होगा इसका? लोहे की वस्तुओं को संचारण अर्थात जंग लगने से बचाने के लिए हम उनको पेंट, ये पेंट है, उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी और ऑक्सीजन न आ पाए, मतलब नमी और ऑक्सीजन से बच जाए, वो नमी और ऑक्सीजन से बच जाएं और खराब होने से बचे रहें, ठीक है। नमी और ऑक्सीजन उनको ना मिले, ना आ पाए उनके अंदर ना जा पाए, घुस पाए और वो खराब होने से बच जाएं, इसलिए हम जो है लोहे की वस्तुओं क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है 19वां क्वेश्चन है जो 2023 में 3 नंबर में आपको पूछा गया है। 2023 में मतलब लास्ट ईयर पूछा गया था। तेल एवं वसायुक्त तो खाद्य, ठीक है, पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? यही क्वेश्चन आपको 2023 में आया हुआ था। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम, क्या है? थोड़ा सा ऊपर, अच्छा पर यहां समझ लें क्योंकि नीचे आएगा। तो तेल एवं, उत्तर देखिए इसका, तेल एवं वसायुक्त भोजन लंबे समय तक खुले रहने पर वायु की ऑक्सीजन O2 से ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब अपना स्वाद बदल करके विकृत गंधी का मतलब उनकी गंध खराब हो जाती है, हो जाते हैं।
उन्हें खराब होने से बचाने के लिए पैकेट या डिब्बे में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसके बारे में इसके पहले हमने अभी पढ़ा था। कौन सी प्रति ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील गैस है, ये क्रिया नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर में पूछेगा प्रति ऑक्सीकारक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन गैस है, ये बहुत हल्की होती है। तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीकरण नहीं होने देती है, और वो जो पदार्थ है, तेल और वसा पदार्थ है, वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पैकेट या डिब्बे में जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं कुरकुरे के, उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो हवा नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। उसको हम हवा समझते हैं, क्योंकि यदि उस पैकेट के अंदर में, मान लीजिए पैकेट के अंदर में यदि हवा का मतलब ऑक्सीजन यदि भरी है, और हमारे पास जो चिप्स वगैरह हैं, ये चिप्स तेल और वसा यानी तेल से तले हुए चिप्स हैं, तो अंदर यदि ऑक्सीजन यानी हवा रहेगी तो वो तो क्रिया करके खराब हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, वो तो बास मान लगेगा, बदबू मान लगेगा। तो यहाँ पे ये हमको लगता है कि वायु पर वायु नहीं होती, उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो इससे तेल वसा वाले जो भोजन पदार्थ है उससे क्रिया नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील या अक्रियाशील गैस होती है, तो ये क्रिया नहीं करती है, इसको खराब होने से बचाती है, और नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देती है, भगा देती है। ठीक है, तो इस तरह से खराब होने से बचते हैं, इसलिए इनको खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है अपने ये पूरे जो क्वेश्चन अभी ये पूरे क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 था, इसके बाद में क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संचारण ए नंबर और बी नंबर विकृतग्रंथिता। तो संचारण और विकृतग्रंथिता को हमने सामने पढ़ लिया है, तो यहाँ क्वेश्चन में उसको करने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन हमने सामने कर लिए उसको हमने अभ्यास में छोड़ दिया, क्योंकि सामने कर चुके हैं। जो क्वेश्चन हमने नहीं किए तो उसको हमने अभ्यास में लिया हुआ है। तो इस तरह से जो है आपका अध्याय पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपने आज की जो वीडियो है उसमें कहाँ से देखा, ये देखो यहाँ से हमारे दैनिक जीवन में, आपकी पुस्तक में हेडिंग मिल जाएगी, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण यानी उपचयन के उपयोग जो है, अभिक्रिया के जो उपयोग है वो देखा। संचारण विकृतग्रंथिता, इसके बारे में हमने समझा, यहाँ पर संचारण है विकृतग्रंथिता, इसके बारे में समझा। और अभ्यास के जितने क्वेश्चन जो हमने सामने नहीं किए थे वो सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया। तो इस तरह से जो है 10वीं विज्ञान का चैप्टर 1 अध्याय 1 3 क्लास में 3 वीडियो में बांट करके हमने खत्म किया हुआ है। फर्स्ट सेकंड वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड वीडियो का लिंक मैं इस थर्ड वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आप उसको देख सके। वैसे भी आप थंबनेल जो है हमारा देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नीचे में वीडियो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। मैं वीडियो 1 या पार्ट 1 ऐसा नहीं बोलूंगा क्लास, क्योंकि ये पढ़ाई की बात है, यहाँ पे क्लास चलती है, यहाँ पे कोई वीडियो नहीं होता है या कोई पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 बोलता हूँ। तो वीडियो 3 है, वीडियो 1 और 2 पहले डल चुका है, आप देख लीजिएगा। और बहुत जल्द हम मिलेंगे अध्याय सेकंड जो अम्ल, क्षार और लवण है उसके वीडियो को लेकर के विथ थ्योरी इसी तरह से। तो तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।